आपको स्क्रीन विजिबल है पूरी? यस सर। तो मेट्रोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट। ये मेट्रोलॉजी का सेकंड सेशन है और आज हम पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट और लिमिट फिट और टॉलरेंसेस। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिससे मेट्रोलॉजी में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट और लिमिट फिट टॉलरेंसेस पे आते हैं। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट, एक मिनट, कौन आया है अभी? तो स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट को समझने के लिए पहले जो इसके टर्मिनोलॉजीज हैं वो अपन पहले अच्छे से समझ लेते हैं। जितने भी टर्म्स हैं उसको बारीकी से आप देखिएगा। सबसे पहले ये थ्रेड है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक मेजर डायमीटर है। जो टोटल डायमीटर इस थ्रेड का होगा दैट इज अ मेजर डायमीटर। दूसरा है इसमें पिच डायमीटर। पिच डायमीटर को समझने से पहले आप देखिए यहाँ पे एक है नीचे थर्ड नंबर पे माइनर डायमीटर, यानी कि जो इसका मिनिमम डायमीटर पॉसिबल है। एक्चुअली क्या है, इसके थ्रेड की बात करें, सबसे अपर सरफेस जो थ्रेड का होगा उसे हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और सबसे बॉटम सरफेस जो थ्रेड का होता है उसे बोलते हैं रूट। तो सबसे बॉटम जो सरफेस नीचे की तरफ देखिए तो वहां पे लिखा हुआ है रूट और क्रेस्ट। और सबसे ऊपरी जो सरफेस है थ्रेड की दैट इज नॉन एज क्रेस्ट, और सबसे बॉटम सरफेस जो है वो है रूट। अब बात करते हैं इसी की टर्म में, आप देखते हैं माइनर डायमीटर, यानी कि दोनों रूट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज अ माइनर डायमीटर, और दोनों क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, दैट इज अ मेजर डायमीटर। अब बात करते हैं पिच डायमीटर क्या होता है। एक्चुअली पिच डायमीटर एक इमेजिनरी डायमीटर होता है। हम मान के चलते हैं कि मेजर और माइनर डायमीटर का जो मीन है वो क्या है, पिच डायमीटर है। यानी कि पिच डायमीटर, और यू कैन से पिच लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन which is in between major and minor diameters। अब बात करते हैं पिच की। तो पिच ऑलरेडी आप अवेयर हैं पिच से, थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक की जो डिस्टेंस दैट इज नॉन एज अ पिच। अब इसमें देखिए 45 डिग्री पे चैम्फर किया हुआ ताकि इस पे नट जो है वो आसानी से उस पे चढ़ जाए। और जो थ्रेड एंगल है दैट इज अ 2 अल्फा। 2 अल्फा जो है दैट इज अ थ्रेड एंगल। आगे बात करते हैं इसमें इसमें और बाकी चीजें भी आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे देखिए दिस इज द एक्सिस। ये क्या है, थ्रेड की एक्सिस है। मैं हाफ पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। मेजर डायमीटर आपको समझ में आ गई, क्रैश से लेकर दूसरे क्रैश तक की जो डिस्टेंस दैट इज अ मेजर डायमीटर। माइनर डायमीटर क्या होगा? माइनर डायमीटर होगा यहां से, यानी कि रूट से लेकर नीचे के जो रूट है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज अ माइनर डायमीटर। और एक लाइन हमने एज्यूम की है इन बिटवीन, यू कैन से मेजर एंड माइनर। तो हमने इन दोनों के बीच में, यानी कह सकते हैं टोटल जो थ्रेड की हाइट है वो हमने मार्क कर ली है। तो उसके हिसाब से उसका जो मीन हाइट हो दैट इज अ पिच लाइन। तो पिच लाइन से लेकर नीचे की जो पिच लाइन होगी उन दोनों का बीच का डिस्टेंस दैट इज अ पिच डायमीटर। यहाँ पे जो थ्रेड एंगल है, फ्लैंक एंगल इज अल्फा, और थ्रेड एंगल टोटल जो एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। एडेंडम रिडेंडम आप ले सकते हैं। तो पिच लाइन से लेकर जो रूट तक का डिस्टेंस दैट इज अ रिडेंडम, और पिच लाइन से जो डिस्टेंस है अप टू द क्रेस्ट दैट इज नॉन एज एडेंडम। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। थ्रेड क्या होती है? व्हाट इज थ्रेड? द हेलिकल ग्रूव्स ओपन टू इनर एंड आउटर सरफेसेस, यानी कि इनर सरफेसेस भी हो सकता है जैसे कि बोल्ट पे होता है, और सॉरी आउटर सरफेसेस पे होता है जैसे कि बोल्ट पे होता है, और इनर सरफेसेस पे जैसे कि नट पे होता है। तो दोनों सरफेस जो हेलिकल ग्रूव्स होते हैं उनको हम थ्रेड बोलते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड किस में होगी? स्क्रू में होगी। इंटरनल थ्रेड किस में होगी? नट में होगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और पिच डायमीटर, तीनों के बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। एक बार बता देता हूँ पिच डायमीटर के बारे में। इट इज एन इमेजिनरी डायमीटर इन बिटवीन द मेजर एंड माइनर डायमीटर्स। क्रैश क्या होता है?
इट इज टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ अ थ्रेड। रूट बॉटम सरफेस हो गया, थ्रेड की डेप्थ हो गई, यानी कि क्रैश से लेकर रूट तक की जो डिस्टेंस है वो थ्रेड की डेप्थ होती है। पिच क्या होता है, व्हाट इज पिच, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था पिच के बारे में। व्हाट इज पिच, द डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स, यानी कि दो क्रेस्ट अगर मैं ले लूं और दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे अगर मैं मार्क करूं, दैट इज अ पिच। इट इज अ डिस्टेंस from a point on one thread to the corresponding point on the next thread measured parallel to the axis of the thread। अगर पिच को मेजर करना है तो हमेशा एक्सिस के पैरेलल ही मेजर किया जाता है। जो डिस्टेंस होती है उसको हमेशा एक्सिस के पैरेलल ही लिया जाता है। एक चीज और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं लीड। लीड क्या होता है, द डिस्टेंस दैट अ थ्रेडेड पार्ट मूव्स एक्सियली इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि जब किसी बोल्ट के ऊपर हम किसी नट को फिट करते हैं, उसको जब टाइट करते हैं तब क्या होता है, जो एक्सियल डिस्टेंस जो बोल्ट कवर करेगा इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं लीड। उसे क्या बोलते हैं, लीड। जनरली लीड पिच के बराबर होता है अगर दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ तो। और मल्टी स्टार्टिंग थ्रेड्स भी होती हैं जिसमें क्या होता है, लीड पिच से ज्यादा होता है, किसी में डबल होता है, यानी कि लीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पिच भी हो सकता है, लीड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पिच भी हो सकता है। जनरली ये दोनों बराबर होते हैं, मगर मल्टी स्टार्टिंग जो थ्रेड होती है जिसमें काफी कम रेवोल्यूशन लगाने पर, यानी कि कम उसको रोटेट करने पर और ज्यादा एडवांस होता है, ज्यादा मूव करता है टुवर्ड्स द बोल्ट, तो उस केसेस में क्या होता है, लीड पिच से ज्यादा होता है। और जो हेलिक्स एंगल होता है उसे लीड एंगल भी कहते हैं, द एंगल मेड बाय द पिच हेलिक्स, जो कि एंगल 2 अल्फा होता है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। अलग अलग टाइप्स की थ्रेड्स होती हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। पहला जो थ्रेड मैंने लिया है ये है BSW थ्रेड, इसे बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड थ्रेड, जिसका एंगल होता है 55 डिग्री के बराबर। अभी आजकल जो हम थ्रेड यूज करते हैं, कौन सी थ्रेड यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा? अभी जो थ्रेड हम यूज कर रहे हैं, कौन सी थ्रेड यूज कर रहे हैं? एनी वन ऑफ यू कोई बताना चाहेगा? प्लीज बोलिए। हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? सर आवाज आ रही है सर? नो आइडिया सर। नो आइडिया। अभी जो थ्रेड जनरल यूज होती है वो मैट्रिक थ्रेड यूज होती है, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। इसकी ग्रेपिंग काफी अच्छी होती है। पहले जो थ्रेड यूज किए जाते थे वो BSW थ्रेड यूज किए जाते थे। इसका जो एंगल होता है, अल्फा एंगल होता है, दैट इज जैसे 2 अल्फा एंगल, जो हेलिक्स एंगल होता है 55 डिग्री होता है। हमने क्या किया, BSW थ्रेड को रिप्लेस कर दिया किससे, मैट्रिक थ्रेड से। तो BSW ये थ्रेड थी जो काफी पहले हम इसको यूज किया करते थे। एक थ्रेड और होती है, इसे बोलते हैं BA थ्रेड। BA थ्रेड यानी कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसका जो टोटल जो एंगल होता है, हेलिक्स एंगल होता है, ये होता है 46.5 डिग्री। कितना होता है, 46.5 डिग्री, सॉरी 47.5 डिग्री। कितना होता है, 47.5 डिग्री होता है। ये BA थ्रेड कब यूज करते हैं, जैसे कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोमीटर देखा होगा, उसका प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। उसका जो प्रिंसिपल होता है, स्क्रू एंड थ्रेड उसका प्रिंसिपल होता है। उसमें क्या होता है, थ्रेड लगी होती है और उसका पिच होता है 0.5 mm के बराबर होता है। तो वहां पर जो थ्रेड यूज की जाती हैं वो BA थ्रेड यूज की जाती है, यानी कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं सब में BA थ्रेड यूज की जाती है। मैट्रिक थ्रेड की मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, जो थ्रेड जनरली आजकल यूज हो रही है दैट इज अ मैट्रिक थ्रेड, जिसका जो हेलिक्स एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक होती है स्क्वायर थ्रेड, जिसका जो हेलिक्स एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ना कहें, ऐसे इक्विपमेंट्स में यूज होता है जहां पे पावर का ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि जैक्स हम यूज करते हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं।
अब बात करते हैं स्क्रू थ्रेड के मेजरमेंट की। तो क्या क्या मेजरमेंट जनरली हम लोग लेते हैं स्क्रू थ्रेड से? पिच उसका मेजर करते हैं, मेजर डायमीटर उसका मेजर किया जाता है, माइनर डायमीटर यूज किया जाता है, इफेक्टिव डायमीटर कहते हैं या फिर उसे बोलते हैं पिच डायमीटर। एक होता है थ्रेड एंगल और एंगल का फॉर्म। जनरली हमें पता होता है थ्रेड कौन सा हम जनरली यूज कर रहे हैं, उसका फॉर्म कौन सा है, जनरली पहले से हमें पता होता है जो थ्रेड हम लेते हैं। और जनरली इसका पिच, मेजर, माइनर और इफेक्टिव डायमीटर ये हमें मेजर करना होता है। तो इस मेट्रोलॉजी में हम क्या करेंगे, स्क्रू थ्रेड का मेजरमेंट करेंगे, 4 पैरामीटर को हम मेजर करेंगे। तो वन बाय वन 4 पैरामीटर कैसे मेजर करने हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पहला है स्क्रू पिच। तो स्क्रू पिच को मेजर करने के लिए स्क्रू पिचेस, पिच गेजेस जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था पार्ट 1 ऑफ मेट्रोलॉजी, तब मैंने आपको बताया था स्क्रू पिच गेज के बारे में, जिससे डायरेक्टली हम स्क्रू की पिचेस को फाइंड कर सकते हैं। इसमें काफी इस तरह की जो ब्लेड्स आपको विजिबल हैं, उस तरह की ब्लेड्स होती हैं, सब पे अलग मार्किंग बनी होती है, उसको एडजस्ट करके रख के, और आप चाहें तो बोल्ट को रोटेट करके भी उसको एडवांस करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि स्क्रू का पिच कितना है, यानी कि थ्रेड का पिच कितना है। तो पिच हम मेजर करेंगे बाय स्क्रू पिच गेजेस से। इस तरह से ये काफी सारे स्क्रू पिच गेजेस अलग अलग ब्लेड्स के फॉर्म में होते हैं, ये आपने ऑलरेडी देखे भी होंगे वर्कशॉप में। अब बात करते हैं इंटरनल थ्रेड का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इंटरनल थ्रेड मेजरमेंट के लिए ये डिवाइस आपको नजर आ रहा है। देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटरनल थ्रेड्स। अगर बोल्ट है या कोई आपने इंटरनल थ्रेड कहीं पे किया है, तो अगर उसका मेजरमेंट लेना, उसका साइज क्या है, उसका पिच कितना है, तो वहां पे आप उसका पिच ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, अगर इंटरनल पिच मेजर करना है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इंटरनल पिचेस का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसे एक्सटर्नल पिचेस का आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, एक्सटर्नल पिच का मेजरमेंट कैसे कैसे करना है, मगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे इंटरनल थ्रेड का पिच हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं मेजर डायमीटर की। अब मेजर डायमीटर मुझे किसी थ्रेड का पता करना है तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, माइक्रोमीटर लेना होगा। आप इसके लिए वर्नियर कैलिपर भी ले सकते हैं, मगर ज्यादा सुटेबल जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा इसके लिए माइक्रोमीटर रहेगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.01 होता है और ये वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेसी से रिजल्ट देता है, और इसको एडजस्ट करना स्क्रू थ्रेड पे काफी आसान होता है इन कंपैरिजन टू वर्नियर कैलिपर। तो जनरली सर इससे तो जो माइक्रोमीटर रहेगा उससे मेजर डायमीटर तो आ जाएगा, लेकिन माइनर निकालने के लिए अपने को वर्नियर ही लेना पड़ेगा ना? मैं बता रहा हूँ माइनर का आगे है बेटा, वो बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, जैसे ही वहां पहुंचूंगा कोई डाउट हो तो बताना मुझे। ठीक है, क्लियर सर। है ना। अभी आपने देखा कि आपको पिच निकालना है तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, स्क्रू पिच गेज आते हैं इंटरनल मेजरमेंट के लिए, आते हैं एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए। एक मिनट, कोई एंट्री कर रहा है क्लास में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको, कौन स्टूडेंट है? विवेक सिंह। जो आखिरी तक बना रहेगा अटेंडेंस उसी को मिलेगी। ठीक है, तो पिच गेजेस करने के लिए स्क्रू पिच गेजेस आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मेजरमेंट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। मेजर डायमीटर के लिए आप जनरली माइक्रोमीटर यूज कर लेते हैं, और माइक्रोमीटर के थ्रू आप एक्सटर्नल इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। माइनर डायमीटर की बात करते हैं तो माइनर डायमीटर निकालने के लिए अलग से एक माइक्रोमीटर आता है मार्केट में, जिसे कहते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसका काम ही होता है स्क्रू थ्रेड का, कह सकते हैं, माइनर डायमीटर मेजर करने के लिए, यानी कि उससे हम माइनर डायमीटर किसी भी थ्रेड का मेजर करते हैं, जिसका जो इंस्ट्रूमेंट आता है जनरली उसी की पर्पस के लिए आता है, उसे कहते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अब देखेंगे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर किस तरह से है। ये माइक्रोमीटर जो होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर बिल्कुल माइक्रोमीटर जैसा ही होता है, उसे कहते हैं मेट्रिक माइक्रोमीटर। तो मेट्रिक माइक्रोमीटर जैसा ही बिल्कुल होता है ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, मगर इसके जो एनविल और स्पिंडल होते हैं ये अलग तरीके के होते हैं। आप देख रहे हैं नीचे जो पीसेज आपको नजर आ रहा है, ये अलग तरीका। ये एनविल इस तरह का होता है, इसमें एक बीच में स्लॉट बना होता है जिससे कि थ्रेड पे उसको होल्डिंग करने में आसानी होती है। और जो ये आपको स्पिंडल दिख रहा है, यहाँ पे एक टिप है, और ये टिप
इस तरह से होती है कि बिल्कुल क्रैश तक पहुंच जाए। कहां तक पहुंच जाए? क्रैश तक पहुंच जाए। और इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है, और ये अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, अलग अलग थ्रेड्स इसके मेजर कर सकते हैं। और इसको रीड करने का तरीका बिल्कुल सेम है, रीड करने का तरीका बिल्कुल अलग नहीं है जैसे कि मेटल माइक्रोमीटर में यूज करते हैं। अगर ये वर्नियर टाइप में अगर ये होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तो आप और ज्यादा एक्यूरेसी से इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.001 mm। ठीक है, तो स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट में अगर आपको माइनर डायमीटर स्क्रू थ्रेड का पता करना है तो उसके लिए आपको एक डिवाइस लेना होगा, वो इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, आप क्लियर है? आपको जो डाउट था आपका? हेलो? तो माइनर डायमीटर ऐसा निकालेंगे आप, वर्नियर कैलिपर से निकालेंगे तो वो सही तरीका नहीं होगा, उससे रीडिंग आपको कभी भी सही तरीके से नहीं मिलेगी। आपको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर ही लेना पड़ेगा, जिससे आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी से इसका माइनर डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव डायमीटर, यानी कि पिच डायमीटर कैसे मेजर करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है यहाँ पे 2 वायर मेथड, और एक मेथड है 3 वायर मेथड। यानी कि दो ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम इफेक्टिव डायमीटर यानी कि पिच डायमीटर किसी भी थ्रेड का निकालते हैं। पिच डायमीटर क्या, ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेजर डायमीटर इन बिटवीन मेजर एंड माइनर डायमीटर। अब 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड, इस नाम के दो मेथड अवेलेबल हैं, और जनरली हम 3 वायर मेथड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 3 वायर मेथड ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें इससे मिलता है। 2 वायर मेथड से भी आप कर सकते हो, मगर उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि जब इसे क्लैंपिंग करते हैं इस 2 वायर मेथड में, तो जो कह सकते हो आप, इसके जो क्लैंप्स हैं, जो स्पिंडल है, स्पिंडल कहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो स्पिंड जिससे आप होल्ड कर रहे हो, वो क्या होता है, इसकी एक्सिस के पैरेलल सेट नहीं हो पाता है 2 वायर मेथड में, तो इसलिए ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते। मगर 3 वायर मेथड में क्या होता है, वो एग्जैक्टली पैरेलल होता है एक्सिस के, जिससे कि हमें ज्यादा एक्यूरेटली इफेक्टिव डायमीटर मेजर हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, पहला है मैंने स्लाइड लिया है 3 वायर मेथड, तो लेना हमें माइक्रोमीटर ही है, मगर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज के वायर हमें होल्ड करने होते हैं। एक वायर हम ऊपर होल्ड करेंगे और 2 वायर नीचे होल्ड करेंगे, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो, 2 वायर ऊपर ले लो, 1 वायर नीचे ले लो। इस तरह से अगर 3 वायर आप यूज करेंगे, जैसे कि आप पिक्चर में लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, एक बार यहाँ पे ऊपर लिया, 2 बार मैंने नीचे लिए, तो उसका बेनिफिट ये है कि जैसे मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड करने में इसका जो सरफेस है ना, इसका जो फेस है वो कैसा है, एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि मुझे जो इफेक्टिव डायमीटर की रीडिंग मिलेगी माइक्रोमीटर से, वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। अब बात करते हैं ये डायमीटर क्या होगा, वायर, वायर का साइज क्या होगा। देखिए, हर एक अलग अलग थ्रेड के साइजेस के लिए अलग अलग वायर का चयन मुझे करना पड़ता है। ये वायर जो होते हैं काफी साइज, स्पैनर होते हैं अलग साइज में आते हैं, अलग अलग साइज का पाना होता है, स्पैनर होता है। उसी वे में जो ये वायर्स होते हैं, ये वायर्स भी अलग अलग साइज में आते हैं। 3 के स्लॉट में वायर आते हैं, तीनों का साइज सेम होता है। अलग अलग साइज के होंगे तो हर सेट में 3 वायर रहेंगे कि आप 3 वायर मेथड यूज कर सकें। 2 वायर में एक वायर घूम गया आपका, तो 2 वायर मेथड से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये सही वायर का जो डायमीटर है, वो आपको चूज करना पड़ता है। कुछ इसके स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ इसके चार्ट्स वगैरह होते हैं, चार्ट में देख के हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। इसमें पिच भी होता है, डायमीटर भी होता है, फॉर्म ऑफ थ्रेड भी होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके हिसाब से हम सूटेबल इसका साइज फाइंड आउट करते हैं, और साइज को लेके हम क्या करते हैं, इस तरह से, जिस तरह से पिक में आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, और सीधे जनरली माइक्रोमीटर से इसका रिजल्ट हम ले लेते हैं। इस तरह से हम इफेक्टिव डायमीटर मेजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 वायर मेथड का मैंने बताया है, ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया मैंने। 2 वायर मेथड और 3 वायर मेथड में क्या अंतर है, क्यों 3 वायर मेथड ज्यादा इफेक्टिव है 2 वायर मेथड से, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं, एक फॉर्मूला है जिससे हम डिस्टेंस ओवर द वायर, यानी कि वायर के ऊपर जो डिस्टेंस रहेगा आफ्टर क्लैंपिंग, वो निकालते हैं। सबका फॉर्मूला कॉमन है, तो ये डेरिवेशन पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं सीधे रिजल्ट पे जाता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ओवर द वायर। इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल एस से। तो कैपिटल एस क्या है, डिस्टेंस ओवर द वायर, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो वायर के ऊपर होगा वो डिस्टेंस है। और यहाँ पे डी जो है, दैट इज इफेक्टिव डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, ई फॉर इफेक्टिव,
जैसा कि आप देखेंगे डी व्हाट इज डी इफेक्टिव डायमीटर, जो हमें फाइंड आउट करना है जिस चीज के लिए हम ये पूरा सेटअप जमा रहे हैं, दैट इज इफेक्टिव डायमीटर। तो इसके निकालने के लिए इसका फॉर्मूला अलग अलग है अलग अलग थ्रेड के लिए। जैसे कि BSW थ्रेड के लिए बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला है S इक्वल टू कैपिटल D प्लस 3.1657 D माइनस 1.6 P। P यहाँ पे पिच है, D इज द डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। D क्या है वहां पे, डायमीटर ऑफ वायर, यानी कि जो वायर आप यूज कर रहे हो, किसके लिए मैंने बताया था 3 के सेट में जो वायर लेंगे उस वायर का डायमीटर है, ठीक है, स्मॉल d। इस फॉर्मूले में आप यूज करके S की वैल्यू कहां से निकालेंगे आप, S की वैल्यू यहां से निकालेंगे, S की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट करेंगे। हर फॉर्म की थ्रेड का एंगल अलग होगा, ठीक है। अब कौन सा वायर आप यहां से ले रहे हैं, ठीक है, और यहां से S की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। सेम BA थ्रेड के लिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर BA थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड के लिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैट्रिक थ्रेड। तो हर फॉर्म की थ्रेड के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, और आपको कॉमनली S की वैल्यू फाइंड करनी है और इफेक्टिव डायमीटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव डायमीटर कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करना है, मुझे माइक्रोमीटर पे होल्ड करना है उसको। मुझे ऑलरेडी पता है कि वायर का डायमीटर मैंने कितना लिया हुआ है, माइक्रोमीटर पे होल्ड करेंगे। माइक्रोमीटर पे होल्ड करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी माइक्रोमीटर से, है ना, तो ये आप डिस्टेंस, ये इफेक्टिव डायमीटर आप यहाँ से निकाल लेंगे। या फिर आपको ऑलरेडी पता है कोई न्यूमेरिकल आपके पास आया एग्जाम में जिसमें आपको डिस्टेंस ओवर द वायर गिवन है, तो फिर आपको सारी वैल्यूज पता होंगी, पिच पता होगा उसका, वायर का जो डायमीटर दिया वो पता होगा। उस केस में आपसे बोलेगा इफेक्टिव डायमीटर निकालो, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा और इस फॉर्मूला के थ्रू आप इसका इफेक्टिव डायमीटर निकाल सकते हो। तो इफेक्टिव डायमीटर कैसे निकालना है मैंने बताया, 2 बार मेथड, 3 बार मेथड। 3 बार मेथड मैंने आपको बता दिया, अभी 2 बार मेथड है। 2 बार मेथड में क्या है, एक 2 बार यहाँ पे यूज होंगे, और माइक्रोमीटर का जो एनविल है वो हम यूज करेंगे, मगर इसमें क्या होगा, क्लैंपिंग सही से नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे वायर और एक्स्ट्रा लेता तो इसका जो सरफेस है वो क्या होता है, एक्सिस के पैरेलल होता है। इसमें तो हो जाए क्योंकि यहाँ पे जो वायर है इस एनविल के सेंटर पे है, एनविल के फेस के सेंटर पे, मगर यहाँ पे नहीं है क्योंकि थ्रेड्स होती हैं इसी फॉर्म में होती हैं, सामने बिल्कुल आपको स्लॉट नहीं मिलेगा इस वायर को होल्ड करने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा ये एनविल फेस थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा एक्सिस से, जिसके वजह से मुझे जो रीडिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं मिल पाएगी, ज्यादा एक्यूरेसी से नहीं मिल पाएगी। तो 2 आवर मेथड सर वही डायग्राम सर एक बार फिर से देखना है। ये यस फिगर सर, ना, यही सर, यही सर। देखो इसमें क्या है, अगर ये वायर बिल्कुल सेंटर पे होता, यहाँ पे होता, अगर इसको होल्ड कर पाते अपन, तो क्या होता कि एंगल फेसेस दोनों आपस में पैरेलल होते हैं और 3 बार मेथड और 2 बार मेथड में कोई डिफरेंस नहीं होता। मगर क्या है, होल्डिंग का इशू है। होल्डिंग का इशू है, अगर यहाँ पे एक वायर कम है, यहाँ पे एक वायर कम होने से क्या हो गया कि यहाँ से तो सही क्लैंप रहेगा, मैं यहाँ से नीचे की तरफ जब आप सही से इसको क्लैंप करोगे, टाइट करोगे वायर को, क्योंकि लूज करोगे ना वायर गिर जाएंगे आपके, लूज करोगे वायर स्लिप हो जाएंगे, वायर थ्रेड पे से निकल जाएंगे। तो टाइट होल्ड करना है, इसको क्लैंप करना है। जब सही से क्लैंप करोगे एनविल को, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसा थोड़ा सा हल्का सा स्लाइडली नीचे रहेगा, तो ये क्या हल्का सा इंक्लिनेशन रखेगा किससे, एक्सिस से। तो क्या हो जाएगा, जो रीडिंग हमें मिलनी चाहिए माइक्रोमीटर में वो थोड़ी सी इनएक्यूरेट हो जाएगी। इसीलिए क्या है, 2 बार मेथड ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, जनरली हम 3 बार मेथड यूज करते हैं। मगर ऐसा है कि जैसे कि एक बार ऐसा है कि एक बार घूम गया हमारे, जैसे मैंने बताया जो वायर होते हैं ना 3 के सेट में आते हैं, ऐसे बहुत सारे साइजेस रहेंगे अलग अलग थ्रेड को निकालने के लिए, अलग थ्रेड का पिच इफेक्टिव डायमीटर निकालने के लिए। तो मान लो उसमें से घूम गया, हमारे पास नहीं मिल पा रहा है हमें उसका साइज का वायर, और ऐसा भी नहीं कोई से भी साइज का वायर ले लो, इसका साइज का जो स्टेप निकालोगे ना तो वहां पे लिखा रहेगा किस साइज का वायर है, स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, तो वो फॉर्मूले में लेके यूज करोगे आप, तो वो चेंज नहीं कर सकते अगर एक्यूरेट वैल्यू आपको चाहिए। तो क्या है कि फिर 2 बार मेथड से वो सही से क्लैंपिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। अब फॉर्मूले की बात करें तो ये कैलकुलेशन कुछ है इसका, अलग अलग थ्रेड के लिए, विड्थ वर्क के लिए ये फॉर्मूला है, BA थ्रेड जैसे 47 डिग्री है उसका ये फॉर्मूला है, मैट्रिक के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, बाकी फाइनली ये फॉर्मूला यही था, इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, आप इफेक्टिव डायमीटर निकाल सकते हो। अगर थोड़ा टाइम और होता मुझे तो मैं आपको बताता, मगर आधे घंटे सेशन में मुझे लिमिट फिट टॉलरेंसेस भी आपको बताना है, तो मैं उसी पार्ट पे जाता हूँ डायरेक्टली।
स्क्रीन पूरी विजिबल है ना आपको? यस सर। यस सर। ये कि इनमें से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। मैं बात करता हूँ लिमिट फिट टॉलरेंस, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, आधे घंटे से ऊपर लग सकता है। तो लिमिट फिट टॉलरेंस आपको दिख रहा है, प्रेजेंटेशन दिख रही है आपको स्क्रीन पर? यस यस सर। सर। लिमिट फिट टॉलरेंस, ये गेट में आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन आपको सारे गेट पेपर मिलेंगे और एक ना एक क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस से पक्का होगा। रेलवे का एग्जाम भी देंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन पक्का आता है। 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते हैं, एक तो पक्का आना ही आना। और छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का है। अगर आप रिवीजन करेंगे, इस टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, 5 मिनट का रिवीजन करके जाएंगे, तो 5 मिनट में एक क्वेश्चन फिक्स है आपका सॉल्व हो जाएगा। पहले कुछ टर्म्स हैं वो आपको समझ लेना जरूरी है। एक नॉमिनल साइज होता है, नॉमिनल साइज यानी कि जो ड्राइंग में हम साइज लेते हैं, चाहे वो ड्राइंग आप शीट पे करो, चाहे किसी सॉफ्टवेयर पे करो, जो ड्राइंग का साइज है उसे हम नॉमिनल साइज बोलते हैं। एक होता है बेसिक साइज। बेसिक साइज वो होता है जिस साइज का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि कोई साइज बनाया हमने, उस साइज का हमें कोई ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर कराना है, तो वो जो साइज कहलाएगा, जिस साइज का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, वो बेसिक साइज कहलाएगा। जनरली बेसिक साइज और नॉमिनल साइज लगभग एक ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ड्रॉ करके हम बेचते हैं वो बेसिक साइज ही होता है। तो नॉमिनल साइज और बेसिक साइज एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं, तीसरा साइज है एक्चुअल साइज। अब एक्चुअल साइज क्या होता है? अब हमने कोई साइज लिया, कोई मान के चलो, एक मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका डायमीटर मुझे चाहिए, रॉड ले लो फॉर एग्जांपल, या कोई शाफ्ट ले लो, शाफ्ट है, उसका डायमीटर मुझे चाहिए था 35.05 mm। कितना चाहिए था? 35.05 mm। मगर एक्चुअल में जो बना के दिया उसने, वो किसी रेंज के हिसाब से एक कोई लिमिट ले लेगा, उसके हिसाब से उसको डिजाइन करके, मतलब एडजस्ट करके बना के आपको देगा। तो 35.05 mm आपकी डिजायर्ड थी, यानी कि बेसिक साइज था। मगर क्या हुआ, उसने बना के आपको दिया 35 आप ले लो 07 ले लो, 35.07 mm का उसने आपको एक शाफ्ट बना के दिया। तो वो बेसिक साइज से डिफर किया, बेसिक साइज जो मांगा था वो नहीं मिला, मगर एक्चुअल साइज का कितना 35.07 है, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा बेसिक साइज क्या है। बेसिक साइज यानी कि जो डिमांड है मेरी, जिस साइज का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट इज अ बेसिक साइज। और एक्चुअल में बनने के बाद क्या ऑब्जेक्ट का साइज मिला, दैट इज एक्चुअल साइज। अब बात करते हैं लिमिट की, है ना। लिमिट के लिए, लिमिट ऑफ साइज के लिए समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो लिमिट आप लेने के लिए थोड़ा सा उसको, एक काम कीजिए, उसको समझने के लिए आप होल और शाफ्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। तो एक होल है और एक शाफ्ट है, दोनों को मुझे बनाना है, ठीक है। दोनों की आपस में मीटिंग होगी बाद में, दोनों को मुझे डिजाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों की पहले एक चीज क्या होगा, दोनों का एक कौन सा साइज होगा, बेसिक साइज होगा। कौन सा साइज होगा, बेसिक साइज। इट इज द साइज ऑफ अ डिजायर्ड पार्ट, यानी कि जो होल एक्चुअल में किस साइज का चाहिए, वो साइज होगा बेसिक साइज। तो एक बेसिक साइज होगा, मगर क्या है, उसको एक्चुअल साइज पे बना पाना संभव नहीं है। इतनी फाइन एक्यूरेसी से बनाना थोड़ा टफ है, ये भी नहीं कह रहा हूं कि संभव नहीं है, बहुत टफ है, मगर उतना साइज एक्चुअल में लेके बनाया नहीं जाता। एक लिमिट हम डिसाइड कर लेते हैं कि इतना भी होगा, मतलब उस साइज से कितना ज्यादा मैक्सिमम या कितना कम तक भी अगर उसका साइज होगा, जो कौन सा साइज होगा, फाइनल साइज होगा, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल साइज बोलते हैं। यानी कि एक्चुअल साइज जो होगा वो कितना डिफर कर सकता है, यानी कि बेसिक साइज से कितना ऊपर और कितना नीचे हो सकता है। अगर इस रेंज के अंदर भी होगा वो होल, तो वो कंसिडरेबल है, वो उसको हम यूज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं होगा। तो क्या होता है, उस रेंज को हम बोलते हैं टॉलरेंस। जो रेंज है, यानी कि एक लिमिट डिसाइड कर ली, एक लोअर लिमिट यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू, और एक सबसे अपर वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द टॉलरेंस, यानी कि इतना टॉलरेंस में ले सकता हूं, इतना वेरिएशन में ले सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट बनानी है मुझे, और शाफ्ट है मेरी 31 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर है, 31 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैंने कह दिया 31.5 सेंटीमीटर भी होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मेरा काम चल जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा।
और मैंने कह दिया कि 30.5 सेंटीमीटर भी होगा तब भी एक्सेप्टेबल है, तो 31.5 और 30.5 यानी कि जो 1 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है ना, बिटवीन द लोअर अपर एंड लोअर लिमिट, तो वो जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या इसकी टॉलरेंस होगी, यानी कि उस रेंज के अंदर बनेगा तो वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में रहेगा, रिजेक्शन में नहीं जाएगा। सेम शाफ्ट के लिए बात करते हैं, उसमें भी यही होता है, एक अपर लिमिट हम सेट करते हैं, लोअर लिमिट सेट करते हैं, और दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है वो टॉलरेंस होता है। ये टॉलरेंस होल के लिए है, ये टॉलरेंस शाफ्ट के लिए है। अब जब बात आ रही मेटिंग की, जब मैं होल के अंदर किसी शाफ्ट को फिट करूंगा तो जब जो डिफरेंस होगा वो अलायंस होगा, यानी कि उसका अभी मैंने क्या किया, अभी मैक्सिमम लिया मैंने साइज, ये मैक्सिमम साइज है यहां से यहां तक शाफ्ट का, और ये क्या है, दिस इज मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, तो होल, तो होल का ही मिनिमम साइज लिया मैंने। यहाँ पे अगर शाफ्ट का मैक्सिमम साइज लिया तो यहाँ पे जो अलायंस होगा वो मिनिमम होगा, यानी कि होल का मिनिमम और शाफ्ट का मैक्सिमम, तो यहाँ पे जो अलायंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। मैक्सिमम अलायंस कब होगा, जब होल का मैक्सिमम साइज लूंगा और शाफ्ट का मिनिमम साइज लूंगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम अलायंस मुझे मिलेगा। मिनिमम अलायंस कब मुझे मिलेगा, जब होल का मैं छोटा साइज लूं और शाफ्ट का बड़ा साइज लूं, तो अलायंस मुझे कम मिलेगा। अगर होल का बड़ा साइज लूं और शाफ्ट का लोअर साइज लूं तो मुझे अलायंस ज्यादा मिलेगा। याद रखिए टॉलरेंस होगा एक ही पार्ट के ऊपर, होल पे या फिर शाफ्ट पे, मगर जब मेटिंग की बारी आएगी, जब उनको असेंबल करने की बारी आएगी, वहां पे जो गैप होगा उसको अलायंस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अलायंस बोलेंगे। तो आई थिंक आपको इसमें तो डाउट्स नहीं होंगे। अब बात करते हैं डेविएशन। डेविएशन को आप अलाउंस भी बोल सकते हो, है ना, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द गिवन साइज एंड बेसिक साइज। ठीक है, दो तरीके के हो सकते हैं, अपर डेविएशन भी हो सकता है, अपर साइज जो डिफर करेगा अपना बेसिक साइज से, यानी कि जो साइज हमें एक्चुअल में चाहिए था, ठीक है, और एक होगा लोअर डेविएशन। तो लोअर डेविएशन अपर डेविएशन यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने, इसलिए प्रीवियस स्लाइड्स को मैंने हटा दिया है। देखिए ये फिगर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये फिगर आप समझ गए तो पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए ये होल है, दिस इज अ होल। अब मैंने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक क्या मैंने मिनिमम साइज लिया, यहां से मैंने यहाँ तक मैक्सिमम साइज, यानी कि मिनिमम लिमिट हो गई, दिस इज अ मैक्सिमम लिमिट, और दोनों के बीच का डिफरेंस होता है मैंने आपको बता दिया कि टॉलरेंस किसका है, होल का टॉलरेंस है। किसका टॉलरेंस है, होल का टॉलरेंस है, यानी कि इस रेंज के अंदर अगर ये होल डिजाइन होता है तो वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में रहेगा, रिजेक्शन में नहीं जाएगा। सिमिलर उसी वे में बात करूं शार्ट की, तो ये मैंने मिनिमम साइज लिया, ये मैक्सिमम साइज लिया, मिनिमम लिमिट हुई है, मैक्सिमम लिमिट हुई, दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ, इसे मैं कहूंगा टॉलरेंस। क्या कहूंगा मैं, टॉलरेंस फॉर अ शाफ्ट। मगर अब मैं बात कर रहा हूं क्लियरेंस की, है ना, अब मैं बात कर रहा हूं क्लियरेंस की। तो मैक्सिमम क्लियरेंस मिनिमम क्लियरेंस कब होगा, ये मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जब मैंने आपको बताया था ना, अलायंस बताया था। अलायंस को आप समझ सकते हैं मिनिमम अलायंस और मैक्सिमम अलायंस, वही चीज है। अब डेविएशन की बात कर रहे हैं, डेविएशन किससे रेस्पेक्ट में लेते हैं हम, यहाँ पे अगले स्लाइड में आप देखिएगा। जैसे कि डेविएशन की बात करूं मैं, डेविएशन अलायंस से अलग है। पहली चीज, डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में लिया जाता है, लाइन ऑफ जीरो डेविएशन, या जीरो लाइन बोलते हैं, या सिर्फ बेसिक लाइन बोलते हैं, या बेस लाइन बोलते हैं, यानी कि इस साइज का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, बिल्कुल वो फिक्स साइज है जिस साइज का ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। अब इसमें भी देखेंगे ये होल है, होल आप देख सकते हैं, ये होल का क्या है, दिस इज होल्स मिनिमम डायमीटर। ये होल का आधा पार्ट ले लीजिए, आप आधा पार्ट समझ लीजिए, 50% पार्ट समझ लीजिए, ये उसका मिनिमम साइज है, ये उसका मैक्सिमम साइज है, दोनों के बीच का डिफरेंस वो टॉलरेंस है। डेविएशन आप देख सकते हैं, डेविएशन काउंट करेंगे बेसिक साइज के रेस्पेक्ट में, कि बेसिक साइज के रेस्पेक्ट में हमारा जो साइज है वो कितना है, इसमें डेविएशन कितना है, उसमें वेरिएशन कितना है। तो ये जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, ये बेसिक साइज है, देखिए लिखा हुआ है कितना, कौन सा साइज है, बेसिक साइज है। तो बेसिक साइज के रेस्पेक्ट में देखना है, तो ये बेसिक साइज है। अब बेसिक साइज से जो लोअर अपना साइज है या लोअर डायमीटर, ये लोअर लिमिट है, कह सकते हैं लोअर लिमिट और बेसिक साइज के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। और बेसिक साइज और अपर
लिमिट या अपर डायमीटर या मैक्सिमम जो साइज है उसका, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम अपर डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन किसके रेस्पेक्ट में लोगे? ये लोगे बेस साइज के रेस्पेक्ट में, यानी कि बेसिक साइज के रेस्पेक्ट में। अपर लिमिट से जो बेसिक साइज का डिफरेंस होगा वो लोअर अपर लिमिट होगा, लोअर साइज से जो डिफरेंस होगा बेसिक साइज का वो लोअर डेविएशन कहलाएगा। सेम लोअर डेविएशन अपर डेविएशन यहाँ भी कहलाएगा, मगर ये जो डेटा होगा ये शाफ्ट के लिए होगा। जो डेटा अभी बताया था मैंने, इट इज फॉर होल ओनली। यहाँ पे भी ये मैक्सिमम डायमीटर है, मिनिमम डायमीटर, बेसिक साइज मुझे ये चाहिए था। ये बेसिक साइज ऐसा है जो होल और शाफ्ट के लिए दोनों के लिए कॉमन है। इसके लिए होल और शाफ्ट दोनों के लिए कॉमन है, यानी कि मैं चाहता हूं दोनों की फिटिंग इस तरह से हो कि दोनों का साइज ये साइज है। अगर एक्चुअल में दोनों सेम साइज के बनाना, मतलब एक्चुअल जो साइज रिक्वायरमेंट है उसको बनाना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं, रेंज डिसाइड कर देते हैं, इस रेंज के अंदर एक्सेप्टेबल वो होता है। तो उसके लिए भी सेम होगा, मैक्सिमम साइज से लेकर ये मीन साइज जो है, या फिर कह सकते हैं बेस साइज जो है, ये बेसिक साइज जो है उसका डिस्टेंस होगा डेविएशन, यानी कि जीरो। और डेविएशन यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये क्यों डेविएशन नहीं, क्योंकि बेसिक साइज है। अब टॉलरेंसेस जो होता है वो टॉलरेंसेस दो तरीके से लिया जाता है। टॉलरेंसेस पता है ना आपको? टॉलरेंसेस मैंने बताया था, क्या होता है टॉलरेंस, कोई बताएगा मुझे? टॉलरेंसेस शाफ्ट के लिए भी हो सकता है, होल के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, इंडिविजुअली एलिमेंट के लिए होता है, किसी पार्ट के लिए होता है। ठीक है, तो दो तरह के टॉलरेंस होते हैं, एक होता है बायलेटरल टॉलरेंस होता है, एक होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। बायलेटरल यानी कि बाय मतलब दो, अगर किसी भी बेस साइज के दोनों तरफ अगर आपने टॉलरेंस लिया है तो वो कहलाएगा बायलेटरल टॉलरेंस। और किसी बेसिक साइज के किसी एक तरफ आपने अगर टॉलरेंस लिया है तो उसे कहेंगे यूनिलेटरल, यानी कि एक तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं 40 क्या इसका बेस साइज है ना? तो प्लस क्या हो गया, मैंने लिया अपर लिमिट लिया प्लस 0.05 कर दिया, लोअर लिमिट लिया 0.0 माइनस 0.05। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई 40.0.05, लोअर लिमिट क्या हो गई, इसमें से 5 घटा दीजिए। ठीक है, 0.05 माइनस कर देंगे तो उसका लोअर लिमिट आ जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, टोटल दोनों को प्लस कर देंगे आप, दोनों वैल्यू प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा इसका टोटल टॉलरेंस। टोटल टॉलरेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू को आप, या फिर दोनों का एक काम कीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, वो सही सही तरीका रहेगा। दोनों का डिफरेंस कर दीजिए तो आपको इसका टोटल टॉलरेंस मिल जाएगा। मगर यहाँ पे देखने वाली बात ये, टॉलरेंस दोनों तरफ लिया गया है, इस बेस साइज के ऊपर यानी प्लस में लिया गया है, इस बेस साइज से नीचे यानी कि माइनस में लिया गया है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये मिलीमीटर में इंच में बात बराबर है ना? तो नीचे वाले पार्ट पे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी है मगर ये एमएम की जगह यहाँ पे इंच में दर्शाया गया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। और यहाँ पे यूनिलेटरल टॉलरेंस में देखेंगे कि बेस साइज सपोज उसका है 40.05, तो इसमें +0 है, अपर लिमिट क्या है +0, यानी कि अपर लिमिट वही है, यानी कि अपर लिमिट क्या है बेस साइज के बराबर ही। ठीक है, और लोअर लिमिट क्या है, इसमें से आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट लोअर लिमिट। तो इसमें जो टॉलरेंस दी गई है वो एक ही तरफ दी गई है, अपर लिमिट वही है मैक्सिमम लिमिट के बराबर। ये भी हो सकता है अपर लिमिट में यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए +0.10 हो जाए, यहाँ पे हो जाए -0.00। तो यहाँ पे भी ये भी केस कौन सा होगा, यूनिलेटरल टॉलरेंस का होगा, यानी कि टॉलरेंस मैंने एक ही जगह पे दिया। ठीक है, यहाँ पे दे सकते यही वही वैल्यू है, यही वैल्यू है, आप देख सकते हैं सेम वैल्यू यहाँ पर। तो कंफ्यूज, ये फिगर कैसा है, ये फिगर में यही वैल्यू दी गई है, प्लस करेंगे और अगर इसको माइनस करेंगे विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, इसमें भी अगर इन दोनों को प्लस करेंगे विल गेट दिस रिजल्ट एज अपर लिमिट, और इन दोनों को माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे विल गेट दिस रिजल्ट 39.95। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, मगर इनको किस तरह से अलग अलग तरीके से लिया गया है वही आपको देखना था। दैट इज बायलेटरल एंड यूनिलेटरल टॉलरेंस। अब बात करते हैं फिट के बारे में। अभी पढ़ा अपन ने लिमिट, फिट, टॉलरेंस के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं फिट्स के बारे में। जब किसी दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ा जाता है तो वहां पे उसकी फिट्स या फिटिंग जो होती है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स इज कॉल्ड अ फिट। फिट किसे कहते हैं? फिट मतलब ये नहीं कि टाइट फिट होना चाहिए, उसमें लूजनेस है कि टाइटनेस है, जो भी है उसे
हम फिट में कंसिडर करेंगे, उससे हम फिट बोलेंगे। अब फिट होते हैं 3 तरीके के। कितने टाइप्स के फिट होते हैं? 3 तरीके के फिट होता है। एक होता है क्लियरेंस फिट। क्या होता है? क्लियरेंस फिट। सपोज ये होल है, बाहर वाला पोर्शन ये होल है, दिस इज अ होल, ठीक है। इसके भी 2 साइज लिए हमने, मिनिमम साइज लिया है, दिस इज अ मिनिमम लिमिट, दिस इज अ मैक्सिमम लिमिट। और ये आपने शाफ्ट लिया है, दिस इज अ शाफ्ट, इसका मिनिमम साइज है ये ऊपर वाला, ये मैक्सिमम साइज, दिस इज मिनिमम साइज एंड दिस इज मैक्सिमम साइज। होल का दिस इज मिनिमम साइज एंड दिस इज मैक्सिमम साइज, ठीक है। अब क्लियरेंस बात करें या आप बात करें इसका अलाउंस की बात करें तो बात बराबर। 2 तरह का अलाउंस बताया था मैंने आपको, मैक्सिमम बताया था, मिनिमम बताया था। मैक्सिमम अलाउंस कब मिलेगा? जब आप होल का मैक्सिमम साइज लोगे और शाफ्ट का मिनिमम साइज लोगे। देखिए ना, होल का कौन सा साइज दिया है इसने? मैक्सिमम साइज दिया है, और शाफ्ट का मिनिमम साइज दिया है, तो यहाँ मैक्सिमम क्लियरेंस बनेगा, यानी कि मैक्सिमम अलाउंस आपका मिलेगा। अगर इसका उल्टा कर दें, होल का मिनिमम साइज ले लें और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज ले लें, देखिए यहाँ पे होल का मिनिमम साइज दिया है, शाफ्ट का कौन सा साइज दिया है? मैक्सिमम साइज। ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी मिनिमम क्लियरेंस, यानी कि मिनिमम अलाउंस। तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्लियरेंस फिट में क्या होगा? जो शाफ्ट रहेगी वो होल में इजीली पास हो जाएगी, यानी कि उसमें टाइटनेस ना के बराबर रहेगी और फ्रीली वो मूव हो सकती है। अगर उसको टू एंड फ्रो मोशन में आप अंदर फिट करके देखेंगे, आप देखेंगे वो इजीली मूव कर जाएगी। तो उसमें क्या क्लियरेंस है, यानी कि आप मैक्सिमम साइज लें या मिनिमम साइज लें शाफ्ट का, होल का, मगर क्या है, शाफ्ट जो है हर साइज में, हर कंडीशन में होल के साइज से छोटी रहेगी, यानी कि यहाँ पे जो लूज फिट रहेगी। कैसे फिट रहेगी? लूज फिट कह सकते हो आप। लूज फिट यानी कि वो फिट नहीं होगी सही तरीके से, काफी लूज रहेगी। तो पहला क्लियरेंस फिट कब होगा? एक क्लियरेंस फिट जब होता है जब हर परिस्थिति में शाफ्ट का साइज होल साइज से छोटा होता है। दूसरा होता है इंटरफेरेंस फिट। एक फिट और होता है ट्रांसिशन फिट होता है। ट्रांसिशन फिट मैं आपको पहले बताऊंगा, या फिर एक काम करता हूं, पहले आपको इंटरफेरेंस ही बताता हूं। इंटरफेरेंस फिट वह फिट होता है जिसमें चाहे आप मिनिमम साइज दें होल का या शाफ्ट का मैक्सिमम साइज दें, हर कंडीशन में आप दोनों अलाउंसेस देख लीजिए। दोनों अलाउंस देखें, आप मिनिमम अलाउंस देखें या मैक्सिमम अलाउंस देखें, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, या आप उसको और आसान कर देता हूं मैं, आप मैक्सिमम होल ले लें या मिनिमम होल ले लें, वो हमेशा मिनिमम शाफ्ट या मैक्सिमम शाफ्ट से बड़ा ही रहेगा। मतलब ये बड़ा रहेगा, शाफ्ट का साइज क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। चाहे आप लिमिट कुछ भी सेट कर लें होल के लिए, मगर शाफ्ट का साइज इस लिमिट में है कि वो हमेशा होल के साइज में बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो फिट होता है वो इंटरफेरेंस फिट होता है, यानी कि शाफ्ट का साइज हमेशा होल के हर साइज से बड़ा रहेगा। और इसको फिट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, शाफ्ट ये होल को हम गर्म करते हैं और इसको एक्सपेंड होने देते हैं, उसके बाद हम शाफ्ट को यहाँ पे फिट करते हैं ताकि एक हमारा असेंबली यहाँ पे हो सके। तो ऐसे फिट को हम इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं, जिसमें हर परिस्थिति में चाहे आप कोई भी अलाउंसेस ले लें होल के लिए, शाफ्ट के लिए, हर परिस्थिति में शाफ्ट का साइज होल साइज से बड़ा मिलेगा। और आपने यहाँ पे देखा क्लियरेंस फिट में, इसमें क्या है, कोई भी परिस्थिति आप देख लीजिए, दोनों परिस्थिति कोई भी कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, मैक्सिमम होल देख लीजिए, मैक्सिमम शाफ्ट देख लीजिए, मिनिमम होल देख लीजिए, मैक्सिमम शाफ्ट देख लीजिए, कोई भी कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पे शाफ्ट का साइज आपको छोटा मिलेगा होल के साइज से। मगर इंटरफेरेंस में जब इसका उल्टा है, इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि कोई भी आप कॉम्बिनेशन बैठा लीजिए, आपको शाफ्ट का साइज होल से बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। जब हैवी आपको ड्राइव करना होता है, जब पावर ट्रांसमिशन काफी ज्यादा होता है, उस केस में हम ये फिट यूज करते हैं, इंटरफेरेंस फिट हम यूज करते हैं। एक फिटर होता है ट्रांसिशन होता है, जो दोनों के बीच का होता है, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच का होता है, उसे कहते हैं ट्रांसिशन फिट। इसमें डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग पे, कभी हो सकता है कि होल का साइज स्लाइटली शॉर्ट हो, किससे, शाफ्ट के साइज से, ये हो सकता है कि शाफ्ट के साइज से स्लाइटली बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत फाइन सा अंतर होता है, मगर ना ये प्रॉपरली क्लियरेंस होता है ना ये प्रॉपरली इंटरफेरेंस में होता है। तो इस तरह के फिट को दोनों कैटेगरी से हटा के हम अलग कर देते हैं
और इस फिट को हम ट्रांसिशन फिट बोलते हैं। कब यूज करते हैं ट्रांसिशन फिट को? जब लाइट पावर ट्रांसमिशन होता है, जनरली ट्रांसमिशन फिट को हम यूज करते हैं। और ये इंटरफेरेंस फिट मैंने बता दिया जब हेवी पावर ट्रांसमिशन करना है। ट्रांसिशन फिट कब करेंगे? जब लाइट पावर ट्रांसमिशन करना है। क्लियरेंस फिट हम कब यूज करते हैं? जब हम जनरली की का यूज करते हैं। जब हम की का यूज करते हैं, क्योंकि इसको फिट करने के बाद की से हम इसको हैमरिंग करके की से फिक्स करते हैं, क्योंकि अगर बार बार उसको निकालना हमें हो, अगर किसी का रिप्लेसमेंट भी करना है या होल का रिप्लेसमेंट करना है या शाफ्ट का रिप्लेसमेंट करना है, दोनों पार्ट को अलग बात का भी करना है फ्यूचर में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम की का अरेंजमेंट यहाँ पे जनरली करते हैं, तो वहां पे क्लियरेंस फिट का हम यूज करते हैं। अब दो तरह से हम क्या करते हैं, इन पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक होता है होल बेसिस सिस्टम और एक होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, हम होल के साइज को कांस्टेंट रख देते हैं, यानी कि होल के साइज को हम फिक्स रख देते हैं और होल के हिसाब से हम शाफ्ट को बनाते हैं, शाफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी कि हमारे पास होल पहले से अवेलेबल होता है और उसके साइज के हिसाब से हम शाफ्ट को बनाते हैं, तो उसे कहते हैं होल बेसिस सिस्टम, यानी कि होल यहाँ पे कांस्टेंट होता है। एक होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए शाफ्ट हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उस शाफ्ट के लिए हम कोई होल को डिजाइन कर रहे हैं, तो शाफ्ट के साइज के हिसाब से हम होल को डिजाइन करेंगे, तो वो शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहलाएगा। यानी कि शाफ्ट कांस्टेंट रहेगा, उसके हिसाब से, उसकी फिट के हिसाब से हम होल को डिजाइन करेंगे, तो वो कहलाएगा शाफ्ट बेसिस सिस्टम। यानी कि होल का साइज वही रहेगा होल बेसिस सिस्टम में, मेटिंग करने के पहले और मेटिंग करने के बाद। और शाफ्ट का सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होगा, शाफ्ट का साइज वही रहेगा शुरू से आखिरी तक। ठीक है, आप इसमें तीन तरह के फिट भी देख सकते हैं, आप होल के लिए दे सकते हो, शाफ्ट के लिए भी दे। होल बेस सिस्टम में क्या है, यहाँ पे होल एक ही है, देख रहे हैं आप। होल बेस सिस्टम में क्या है, होल एक ही है। यहाँ पे मैंने तीन तरह के शाफ्ट को डिजाइन किया है। पहला शाफ्ट ये है क्लियरेंस के लिए, दूसरा ट्रांसिशन के लिए, तीसरा इंटरफेरेंस के लिए। तीनों मैंने अच्छे समझा दिए, मेरे हिसाब से इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और राइट में जो फिगर है वो शाफ्ट बेसिस सिस्टम के लिए, यानी कि शाफ्ट एक ही है, उसके लिए मैंने तीन तरह के होल डिजाइन किए हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस सेशन में? लिमिट फिट टॉलरेंस आपको क्लियर है, स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी नाउ। आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूं, 1 मिनट आप बने रहिए। ठीक है, आप बने रहिए, मैं अटेंडेंस आपकी मार्क कर लेता हूं। टोटल 9 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। अच्छा, 9 स्टूडेंट में से 7 सेमेस्टर कितने यहाँ पे बताएंगे कोई मुझे? 9 में से कोई ऐसा है 7 सेमेस्टर का हो? कोई 7 सेमेस्टर का है इस क्लास में? ये सारे 5th के हैं? सर सब 5th के लग रहे हैं सर। सब 5th के हैं? यस सर। सब 5th के हैं ना? चलो ठीक है। सेशन कैसा लगा बेटा? कुछ इंफॉर्मेटिव था? पहले बताओ मुझे। यस सर, इंफॉर्मेटिव था सर। यस सर। उसमें काफी चीज थी और काफी चीज नहीं थी आपके लिए, तो अच्छा हुआ आपने अटेंड किया, कुछ सीखने को मिला। अब हेलो सर। जी बोलिए अंकित। सर आप क्या बता सकते हैं कि गेट में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? गेट में बेटा जनरली लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन आएंगे। जनरली आपसे लिमिट फिट का साइज दे देगा, पूछ लेगा कौन सा फिट है, लूज फिट, ये अपना अपना क्लियरेंस फिट है, इंटरफेरेंस है कि ट्रांसिशन फिट है। आपको अलग अलग साइज दे देगा, बोलेंगे अलाउंस निकाल के बताओ। आपको होल का साइज दे देगा, आपको शाफ्ट का साइज दे देगा, बोल देंगे अलाउंस निकालो। कुछ बोल देगा मैक्सिमम अलाउंस निकाल लो, कोई कहेगा मिनिमम अलाउंस निकाल लो, कोई उसको सॉल्व करने के बाद बोलेगा कि इसका बेसिक साइज निकाल के बताओ। तो इस तरह से घुमा फिरा के पूछता ही की चीज है। आप पुराने पेपर देखिए, मैं एक काम करूंगा, पुराना पेपर विद सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा विद सॉल्यूशन, तो आप देखिएगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन आया, उसके सॉल्यूशन भी उसमें बने हुए हैं। ठीक है, और अगर लगेगा तो मैं 1 घंटे का सेशन आपको ले लूंगा, और 15 से 20 के जो 15-20 जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस गेट पेपर में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ऐसा कर लेता हूँ, एक सेशन अलग से लेता हूँ आपका 1 घंटे का, उसमें पुराने क्वेश्चन जो गेट के टोटल जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे अपन डिस्कस कर लेंगे। आपका बेनिफिट भी हो जाएगा, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, आप एक बार में सॉल्व कर लेंगे उसको।
स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट सर एक स्टूडेंट है सर, सेवेंथ सेमेस्टर का। एक है, क्या नाम है उसका? यस सर, अमित कुमार। अमित, अच्छा ठीक है ओके, अमित कुमार इज फ्रॉम 7th सेमेस्टर। यस सर। अच्छा, और कुछ पूछना है आपको सेशन में? एनी डाउट? नहीं सर, क्लियर सर। क्लियर है। थोड़ा सा पढ़ना, लिमिट फिट टॉलरेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली गेट एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना? 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली गेट एग्जाम में आएंगे, तो 1 से 2 नंबर, ये 1 से 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे। स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट से भी 2 क्वेश्चन अभी तक, 2-3 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं गेट एग्जाम में, तो वो टॉपिक मैंने आपको पूरा कवर करा दिया। उसका 1 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैं जब भी अगला सेशन कभी लूंगा मैं आपका, तो वो डिस्कस करेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? यस सर। सर हाँ पूछिए अंकित, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है आपको पूछना है? अंकित कोई क्वेश्चन तो नहीं है पूछने के लिए? नो सर, थैंक यू। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आप लेट, कुछ ने लेट ज्वाइन किया, कुछ बच्चे बहुत पहले से ज्वाइन किए हुए थे, उनको थोड़ा सा 10 मिनट वेट करना पड़ा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और जितने Thank भी you, sir. सेशन होते हैं आप अटेंड जरूर कीजिएगा, हर सेशन में कुछ ना कुछ नई चीज होती है, कोई इंफॉर्मेटिव होती है,